नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ तारीखें या राजाओं की लिस्ट नहीं खंगालने वाले। हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की, एक ऐसी कहानी जो पूरे 11,000 साल लंबी है। सोचिए, एक सभ्यता जो फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार अपनी ही राख से जिंदा हो उठती है। हर आंधी, हर तूफान को झेलकर कैसे ये सभ्यता आज भी खड़ी है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस महान सभ्यता की पहली ईंट आखिर रखी कब गई थी। हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास की शुरुआत बड़े बड़े महलों या राजाओं से होती है, राइट? लेकिन हमारे सोर्सेज कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। असली रहस्य जमीन के बहुत नीचे पुरातात्विक खुदाई में छिपा है, जो हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा पीछे ले जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है इस नंबर की, 9,000। आज से लगभग 9,000 साल पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। वहां लोग बकायदा मिट्टी की ईंटों के घर बना रहे थे। मतलब वो सिर्फ जंगलों में घूमने वाले खाना बदोश नहीं थे। उनके पास अनाज स्टोर करने के लिए कमरे थे। वो गेहूं और जौ उगा रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, वो पत्थरों की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। जी हाँ, 9,000 साल पहले डेंटिस्ट्री। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी कबीलों में बटे थे, आपस में लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ सिंधु घाटी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे हाईटेक महानगर बन चुके थे। इनकी सड़कें एकदम परफेक्ट 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। हर घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। और मोहनजोदड़ो का वो जो क्लेट बाथ है ना, उसे तो नेचुरल डामर यानी बिटुमिन से बकायदा वाटरप्रूफ किया गया था। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। और ये सब कितने बड़े एरिया में फैला था? 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये नंबर वाकई बहुत विशाल है। एक शांतिप्रिय सभ्यता जो इतने बड़े इलाके में बसी थी। लेकिन इसका अंत किसी खूनी जंग या बाहरी हमले से नहीं हुआ। खुदाई में हमें हथियारों से ज्यादा लोगों के सुंदर घर और खिलौने मिले हैं। इसका पतन तो नदियों के रास्ता बदलने और भयानक सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुआ। मतलब प्रकृति ने ही इसे बनाया और आखिर में प्रकृति ने ही इसे समेट लिया। इसके बाद हम इतिहास के टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। ये वो दौर था जिसे हम स्वर्णिम युग कह सकते हैं। मगध एक सुपर पावर बन रहा था। भगवान बुद्ध और महावीर दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। और फिर चाणक्य की कूटनीति से मौर्य साम्राज्य और उसके बाद गुप्त साम्राज्य जैसे विशाल और शक्तिशाली राजघराने अस्तित्व में आए। ये वो समय था जब कला, दर्शन और पॉलिटिक्स अपने चरम पर थे। लेकिन ये सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों का दौर नहीं था, ये साइंस का युग था। गुप्त काल में महान आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो का कंसेप्ट दिया और पहली बार बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसके अलावा जरा दिल्ली के उस लौ स्तंभ के बारे में सोचिए। 1600 सालों से वो खुले आसमान के नीचे खड़ा है। धूप, बारिश सब कुछ झेल रहा है, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगी। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इसे देखकर अपना सिर खुजलाने लगते हैं। और ये जो नंबर है ना, 10,000, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। कुमार गुप्त के समय में बनी नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के लिए एक एजुकेशन हब थी। यहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स रहा करते थे। कोरिया, चीन, तिब्बत, हर जगह से लोग यहाँ एस्ट्रोनॉमी से लेकर मेडिसिन तक की पढ़ाई करने आते थे। लेकिन जहां एक तरफ ज्ञान का ये सूरज चमक रहा था, वहीं दूसरी तरफ सरहदों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था। भाग 1, आक्रमण और प्रतिरोध का दौर। और फिर आता है इतिहास का वो पन्ना जिसे पढ़ना थोड़ा दर्दनाक है। साल 1193 बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। सोर्सेस बताते हैं कि उसने इस महान यूनिवर्सिटी और इसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहते थे, उसमें आग लगा दी। कहा जाता है कि वहां इतनी किताबें और पांडुलिपियां थी कि ये आग लगातार 3 महीने तक जलती रही। आयुर्वेद, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, हजारों साल की रिसर्च जो ताड़ पत्रों पर सहेजी गई थी, वो सब कुछ धुएं में उड़ गई। लेकिन इस अंधकार के बीच कुछ आवाजें ऐसी थीं जो कभी नहीं दबी। जरा इस लाइन को सुनिए। 4 बांस 24 गज, उंगुल अष्ट प्रमाण, ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। कवि चंद्र बरदाई की ये पंक्तियां सिर्फ एक कविता नहीं है, ये इतिहास का एक बेहद भावुक पल है। कथाओं के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने बंदी बनाए जाने और आंखें छीने जाने के बावजूद इन्हीं शब्दों की मदद से शब्द भेदी बाण चलाया और मोहम्मद गोरी से अपना आखिरी बदला लिया। ये उस समय की गूंजती हुई बगावत थी।
अब इस कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ये शहर इतना अमीर था कि कहा जाता है इसके बाजारों में हीरे मोती अनाज की तरह तौलकर बिकते थे। मुगलों तक ने इसकी ताकत का लोहा माना था। लेकिन तालीकोटा के युद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो गया। 5 सुल्तानों की सेनाओं ने मिलकर हमला किया और अकल्पनीय दौलत वाले इस शानदार शहर को लगातार 6 महीने तक लूटा गया। आखिर में सिर्फ राख और खंडहरी बचे। अब बात करते हैं तकनीक की, जिसने युद्ध का पूरा तरीका ही बदल दिया। 1526 में पानीपत के मैदान को ही ले लीजिए। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों और हजारों हाथियों की एक बहुत विशाल सेना थी, लेकिन उनके सामने था बाबर, जिसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। 12,000? लेकिन बाबर के पास जो चीज थी वो थी एडवांस्ड तोपें और बारूद, और उन तोपों की गूंज ने हाथियों में भगदड़ मचा दी और पूरी की पूरी जंग का नतीजा ही पलट कर रख दिया। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक चीज लगातार बनी रही वो था कभी ना हार मानने वाला जज्बा। महाराणा प्रताप को ही देख लीजिए। उन्होंने अरावली के जंगलों में रहना और घास की रोटी खाना कबूल किया, पर मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। और उधर महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने आम किसानों को योद्धा बना दिया। उन्होंने अपनी खुद की नेवी खड़ी की और इतने बड़े मुगल साम्राज्य को लोहे के चने चबवा दिए। भाग 2, ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वतंत्रता संग्राम। और फिर आते हैं अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर शायद इकोनॉमिक लेवल पर सबसे बड़ा झटका था। जो भारतीय व्यापारी और बुनकर दुनिया भर में अपना शानदार मलमल बेचते थे, रातों रात उनका सब कुछ छीन लिया गया। कुछ सोर्सेज तो ये भी दावा करते हैं कि मास्टर बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए। जो प्रांत कभी सबसे अमीर हुआ करते थे, वहां लोगों को जबरन नील की खेती में धकेल दिया गया और उन्हें भूखा मारा गया, सिर्फ इसलिए ताकि यहां की सारी दौलत सीधे लंदन की तिजोरियों में भरी जा सके। पर जाहिर सी बात है, जब जुल्म बढ़ता है तो बगावत भी उतनी ही तेज होती है। आजादी की लड़ाई कई अलग अलग रास्तों से लड़ी गई। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो गूंजती हुई आवाज थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी और भगत सिंह जैसे शूरवीरों ने सीधे हथियार उठाने का रास्ता चुना। और वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी का एक विशाल जन आधारित अहिंसक आंदोलन था। रास्ते भले ही अलग अलग थे, लेकिन मंजिल सिर्फ एक थी, पूर्ण आजादी। और फिर आया 1947 का वो साल, एक ऐसा साल जिसने हमें आजादी की खुशी तो दी, लेकिन बंटवारे का एक ऐसा गहरा जख्म भी दिया जो आज तक नहीं भरा। एक अंग्रेज अफसर सिरिल रैडक्लिफ, जिसे शायद यहाँ के भूगोल का ठीक से अंदाजा तक नहीं था, उसने नक्शे पर बस एक लकीर खींच दी और रातों रात लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नामुमकिन सा लगने वाला काम कर दिखाया। 562 अलग अलग रियासतों को एक धागे में पिरोकर आज के इस अखंड भारत की नींव रखी। भाग 3, आधुनिक भारत। अब आजाद भारत की इस तस्वीर को देखिए। 93,000 1971 के युद्ध के बाद जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, तो उसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। उसने ये साबित कर दिया कि ये नया युवा राष्ट्र अब कमजोर नहीं है, ये अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को बदलने का दम भी रखता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और हमारी टेक्नोलॉजी की जो उड़ान रही है ना, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, एक वो वक्त था जब हमारे साइंटिस्ट्स रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ियों पर रखकर ले जाते थे, और आज उसी देश के चंद्रयान ने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव कर तिरंगा लहरा दिया है, जहां पहुंचना दुनिया के सबसे बड़े और अमीर देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे कहते हैं असली तरक्की। तो इन 11,000 सालों के सफर को देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। एक ऐसी सभ्यता जिसने इतने सारे युद्ध देखे, भयानक प्राकृतिक आपदाएं झेली, आक्रांताओं के वार सहे, उसका अगला चैप्टर आखिर क्या होने वाला है? आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में हम अपनी जड़ों से भी जुड़े हैं और तेजी से एक नए भविष्य की तरफ बढ़ भी रहे हैं। इसी एक सवाल के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये सफर आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।